नमस्कार। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत पिछली तासिका में पद क्रम क्या है इसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे या इसके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि पद क्रम क्या होता है। पद क्रम जो है वह किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की जो क्रिया होती है उसे हम पदक्रम कहते हैं। पद जो है वह भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है और यह पद जो है वह शब्द और धातु से बने होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है और वाक्य में वाक्य में इसका प्रयोग करते समय उसमें दो बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती है पदक्रम में, एक शब्द तत्व और अर्थ तत्व। इन शब्द तत्व और अर्थ तत्व के योग से ही पदक्रम जो है वह सार्थक बन पाता है। यानी कि सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की जो क्रिया होती है उसे हम पदक्रम कहते हैं और इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एक अर्थ तत्व और शब्द तत्व। अगर इसमें अर्थ तत्व जो कि उसे हम प्रत्यय भी कहते हैं, अगर अर्थ तत्व इसमें नहीं जुड़ते तो वाक्य जो है वह कभी सार्थक नहीं बन पाता है। इसलिए वाक्य में या पदक्रम में इन दो तत्वों का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसके बिना वाक्य जो है वह बिल्कुल ही निरर्थक सा लगता है। अर्थ तत्व का अर्थ है सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द मतलब क्या? सार्थक शब्द जो होते हैं वह हमें कोश में मिलते हैं, यानी कि जो शब्दकोश होते हैं उसमें सार्थक शब्द हमें मिलते हैं। उसमें बहुत सारे मानक शब्द होते हैं और वही सार्थक शब्द हमें पदक्रम में प्रयोग करने के लिए वहाँ से मिलते हैं। यानी कि अर्थ तत्व में यह सार्थक शब्दों का होना जरूरी होता है। यह कोशीय यानी शब्दकोश में रहने वाले शब्द होते हैं और संस्कृत में इसे ही प्रकृति कहते हैं। अर्थ तत्व के बाद संबंध तत्व भी पदक्रम में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संबंध तत्व का अर्थ होता है प्रत्यय, यानी कि हम जब वाक्य बनाते हैं तो सिर्फ शब्दों को रखकर वाक्य नहीं बनाया जा सकता, उसमें प्रत्यय को जोड़ना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्यय मतलब इसमें शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ने से बनने वाला जो रूप होता है वही पद होता है। ये प्रत्यय ही विभक्ति या कारक चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि हमने कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह देखे जो हम कारक में अध्ययन कर चुके हैं। अतः शब्द प्लस प्रत्यय बराबर पद, यानी कि शब्द और प्रत्यय के योग से पद बनता है, यह यहाँ पर सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, मोहन ने शीला को पत्र लिखा। इस वाक्य में अगर सिर्फ शब्द रख देते हैं हम तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। मोहन, शीला, पत्र, यदि ये तीन ही शब्द रखे जाएंगे तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जब हम इन शब्दों के बीच में विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह रख देते हैं, ने, को, से या ने तथा नेको से, इनमें से कोई भी विभक्ति चिन्ह उसके साथ शब्दों में अगर ठीक जगह पर यथास्थान जोड़ देते हैं
तभी वाक्य का सही अर्थ निकल पाता है। मोहन ने शीला को पत्र लिखा। इस वाक्य में मोहन, शीला, पत्र आदि शब्द है तथा लिख धातु है। इसमें अगर क्रमशः ने, को, से, आ आदि संबंध तत्व जुड़ जाते हैं तो मोहन ने शीला को पत्र लिखा, इस प्रकार का वाक्य बनता है। यानी कि प्रत्यय के न होने से वाक्य कभी पूर्ण नहीं होता तथा सार्थक वाक्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए पदक्रम में संबंध तत्व और अर्थ तत्व, ये दो बातें महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम इसको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर कह सकते हैं तो वाक्य जो है वह सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया है, जिसे हम पदक्रम कहते हैं। इसके उपरांत हम देखेंगे पदक्रम के नियम क्या होते हैं। पदक्रम के बहुत सारे नियम होते हैं, यानी कि पदक्रम किस प्रकार से सार्थक हो सकता है या इसमें किस प्रकार के व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है, वो बातें भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पदक्रम के नियमों में पहला नियम सामान्य नियम होता है, जिसमें कि सामान्य नियम मतलब हम किस प्रकार से वाक्य में किस प्रकार का पदक्रम रखते हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग का पदक्रम होता है। जैसे हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया इस प्रकार का होता है, तो अंग्रेजी भाषा में क्रिया जो होती है वह 20 में होती है। इस प्रकार पदक्रम जो है वह अलग अलग होता है। यानी कि सामान्य नियमों में सबसे पहले पदक्रम महत्वपूर्ण होता है। पदक्रम का सबसे साधारण नियम जो है वह इस प्रकार है। वाक्य में प्रारंभ में कर्ता आता है, उसके उपरांत कर्म आता है और सबसे आखिर में क्रिया रखी जाती है। यानी कि इस प्रकार का पदक्रम जो है पदक्रम का पहला नियम माना जाता है। जैसे उदाहरणार्थ मोहन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें कर्ता पहले आया और कर्ता के बाद में कर्म आया और खेलता है मतलब क्रिया जो है वह आखिर में आई। यह पदक्रम जो है वह यह जो पदक्रम है वह इस पदक्रम के नियमों में सबसे पहला नियम माना जाता है। और एक उदाहरण है, उर्मिला गाना गाती है। इसमें भी उसी प्रकार का क्रम देखा जाता है। उर्मिला कर्ता पहले आया तो 20 में कर्म आया और उसके बाद गाती है, क्रिया जो है वह आखिर में आई। इस प्रकार का पहला नियम जो है वह सामान्य नियम माना जाता है। दूसरा, पदक्रम के नियमों में दूसरा नियम जो है वह द्विकर्मक क्रियाएं होती है। द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म जो है वह बाद में आता है। इसमें मुख्य कर्म इसमें पीछे आता है। इसको समझने के लिए हमें गौण कर्म क्या है और मुख्य कर्म क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मुख्य कर्म जो है वह निर्जीव कर्म ही मुख्य कर्म होता है, यानी कि जो सजीव नहीं है ऐसा कर्म मुख्य कर्म होता है। और गौण कर्म मानो प्राणीवाचक कर्म को हम गौण कर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राम ने सीता को पत्र लिखा। इस वाक्य में सीता जो है वह सजीव है, मतलब वह क्या हुआ, गौण कर्म हुआ। और पत्र यह निर्जीव कर्म है, इसलिए यह मुख्य कर्म हुआ। तो मुख्य कर्म जो है वह गौण कर्म के बाद में प्रयुक्त हुआ है और गौण कर्म
मुख्य कर्म के पहले प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार का नियम जो है वह पदक्रम के नियमों में होता है। इसी तरह गुरु शिष्य को व्याकरण पढ़ाता है। राजा ने सिपाही को सूबेदार बनाया। इसमें व्याकरण जो है वह गौण कर्म है, यानी मुख्य कर्म है, जो सजीव नहीं है, वह निर्जीव है। तो शिष्य जो है वह गौण कर्म हुआ, वह वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त हुआ और बाद में मुख्य कर्म प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार द्विकर्म क्रियाएं जो है वह पदक्रम के नियमों में दूसरा महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। इसके उपरांत तीसरा नियम जो है वह विशेषण होता है। विशेषण जिस संज्ञा से संबंधित होता है उसके पहले आ जाता है, यानी कि विशेषण जो होता है जिस संज्ञा के संबंधित होता है उससे पहले विशेषण आ जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राजा काले घोड़े पर बैठा है, यानी कि यहाँ पर विशेषण जो है वह पहले आ गया है संज्ञा के पहले। विशाल रंगमंच बनाया है, यहाँ पर इस वाक्य में भी विशेषण जो है वह संज्ञा से पहले आ चुका है। इस प्रकार का नियम जो है वह विशेषण भी पदक्रम में महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग होता है पदक्रम में। चौथा जो नियम है वह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश बहुधा क्रिया से पहले आते हैं। क्या है? क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश बहुधा क्रिया से पहले आते हैं। उदाहरण के तौर पर चतुर राजा आज नगर में आए हैं, इसमें वाक्यांश जो विशेष क्रिया विशेषण है वह चतुर जो है वह विशेषण है। और दूसरा वाक्य, एक भेड़िया किसी नदी में ऊपर की तरफ पानी पी रहा था, यानी कि क्रिया यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है वह क्रिया से पहले आया, यानी कि यहाँ पर क्रिया क्या है, पानी पी रहा, यह क्रिया है, उससे पहले ऊपर की तरफ क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार का क्रिया विशेषण जो है वह पदक्रम में पहले क्रिया विशेषण से पहले प्रयुक्त होता है, क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है। इसके उपरांत पांचवा नियम प्रश्नवाचक अव्यय, यह भी पदक्रम के नियमों में महत्वपूर्ण नियम होता है। प्रश्नवाचक अव्यय मतलब क्या, यानी कि प्रश्न किया गया है क्या। उदाहरणार्थ, यह क्या जो है यह प्रश्नवाचक अव्यय कभी वाक्य के प्रारंभ में आता है, कभी बीच में आता है, तो कभी वाक्य के अंत में भी आता है। उदाहरणार्थ, क्या गाड़ी आ गई, यानी कि प्रश्न किया गया है, यहाँ पर प्रश्न के वाक्य के आरंभ में आया। यहाँ पर क्या जो प्रश्नवाचक अव्यय है वह सबसे पहले आया। तो गाड़ी आ गई क्या, यहाँ पर इस वाक्य में वाक्य के अंत में क्या प्रश्न चिन्ह अव्यय का प्रयोग किया गया है। तथा क्या मोहन सो रहा है, यहाँ पर वाक्य के पहले आया। गाड़ी क्या आ गई, इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक अव्यय जो है वह बीच में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार जो है प्रश्नवाचक अव्यय क्या का प्रयोग पदक्रम के नियमों में देखा जाता है।
और इसके पदक्रम के नियमों में और भी नियम है, उन आगे के नियमों को हम अगली तासिका में देखेंगे।